Hello, welcome all of you in this class of chemistry. I am Pankaj Jaiswal and my YouTube channel is Chemistry by Pankaj Jaiswal. पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन स्टार्ट कैसे हुआ, किस तरह से क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का क्लासिफाई किया गया, एलिमेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में। तो उसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी, उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या बातें बताई थी, उनके क्या मेरिट्स थे, उनकी क्या डिमेरिट्स थी, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल किस तरह डेवलप हुई और उसके लिए एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किस तरह से मोजले ने किया। तो हम लोग आज सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी मोजले ने किया था 1913 में। मोजले, हेनरी मोजले ने किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैथोड रेज को जब हैवी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाते हैं तो हमें अच्छे से पता है कि एक्स रेज का प्रोडक्शन होता है। ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, इसको इन्होंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल पे स्ट्राइक करवाया तो उसका फिर से डिफ्रैक्शन हो गया, फिर से वो कई सारी रेज में डिवाइड हो गया और इन सारी रेज को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में KLMN ये नाम दिए गए। अब ये जो रेज मिलती हैं एक्स रेज, इनके फ्रीक्वेंसी को एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियर चार्ज के साथ जब रिलेट किया तो इन्हें एक रिलेशन मिला। देखिए किस तरह से एक्सपेरिमेंट था। यहां पे एक ऑर्डिनरी सा फिलामेंट लिया, इससे कैथोड रेज का प्रोडक्शन हुआ और इसको हैवी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करवाया तो ये कई सारी रेज में डिवाइड हो जाता है। जैसा हम जानते हैं, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, ये इन रेज को नाम दिया जाता है एक्स रेज। अब स्लिट लगा करके कुछ रेज को रोक दिया जाता है और एक आध दो रेज को आगे जाने दिया जाता है। इसके बाद इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल पे पास करवाया गया। पोटेशियम K4FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल पे जब ये एक्स रेज पास होती हैं तो फिर से ये कई रेज में डिवाइड हो जाती हैं और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में KLMNO इस तरह नाम दे दिया गया। फिलहाल इनकी फ्रीक्वेंसी में इन्होंने क्या किया कि एक रिलेशन डिराइव किया कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट जो होता है वो A Z माइनस बी होता है। ये रिलेशन इन्होंने बताया है ना। एंड आफ्टर गिविंग दिस रिलेशन इन दिस इक्वेशन, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, Z is न्यूक्लियर चार्ज या इसी को नाम दिया गया बाद में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना। A and B आर कॉन्स्टेंट्स। A और B क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ओके, तो यहां पे देखिए इस इक्वेशन की हेल्प से इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर में एक ग्राफ प्लॉट किया। फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर में एक ग्राफ प्लॉट किया और उस ग्राफ की हेल्प से उसी ग्राफ को फ्रीक्वेंसी और मास नंबर में भी प्लॉट किया।
मतलब एक बार फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया ग्राफ, और एक बार ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के साथ। तो जब एटॉमिक मास के साथ ग्राफ प्लॉट किया तो जो ग्राफ मिला वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिला। मतलब एक्यूरेट कहने का मतलब है कि कभी घट जा गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ और जो है प्रॉपर इफेक्ट एटॉमिक मास शो नहीं करता। जबकि एटॉमिक नंबर के साथ जब प्लॉट किया तो जिस तरह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है उसी रेशियो में एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा था। तो इससे ये मोजले ने कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि उसका एटॉमिक मास। पहले नोट कर लीजिए इसको, तो आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कंक्लूजन के साथ इन्होंने जो रिजल्ट दिया, जो ग्राफ प्लॉट किया, दो ग्राफ प्लॉट किए, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के साथ। तो ये कुछ ऐसे जिगजैग लाइंस ऐसे ऐसे मिली है ना। और जब इसी को एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया तो ये बिल्कुल एक्यूरेट एकदम स्ट्रेट लाइन मिला, जिससे ये कंफर्म हो गया कि यहां पे ये जो है, थोड़ा सा आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मिला जो ये बताता है कि जिस तरह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसी तरह एटॉमिक नंबर भी उसी रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट is atomic number, not atomic mass। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है। जब ये बात कंफर्म हो गई, ये चीज क्लियर हो गई कि एटॉमिक नंबर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो बहुत सारी चीजों में चेंज आ गया। जैसे पीरियोडिक लॉ में चेंज आया। मोजले ने ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में मोजले ने बताया कि जो मेंडलीफ ने बताया था स्टेटमेंट एग्जैक्टली वैसा ही है, बस उन्होंने एटॉमिक मास यूज किया था। इन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी जगह पे एटॉमिक नंबर यूज कर लिया, और सारी चीजें वैसे ही है। मतलब क्या स्टेटमेंट था? स्टेटमेंट था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, है ना। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच वाज गिवन बाय मोजले, modern periodic law states that physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic numbers. Periodic function of their atomic numbers, it means when elements are arranged in increasing order of their atomic number, the properties are repeated after a regular interval. ओके, क्लियर होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल वैसा ही है, बस एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर यूज करना है। तो आइए हम आपको बता देते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ,
modern periodic law. According to this law, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. Periodic function of their atomic number. That is, when elements are arranged in increasing order of their atomic number, properties are repeated after a regular interval. सेम चीज है, बस एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर आ गया. क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से. इस बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेसिस, जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया तो मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को चेंज कर दिया. उन्होंने जहां पे एटॉमिक नंबर लिखा था, एटॉमिक मास लिखा था, उसको इरेज किया और वहां पे एटॉमिक नंबर डाल दिया. अब इससे हुआ क्या कि कुछ मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कोई चेंज नहीं आया. पीरियोडिक टेबल जैसे बनाई थी उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बनी हुई अभी भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ डिमेरिट्स उनकी कम हो गई. जैसे प्लेस ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स का प्लेस जो कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग गलत था, अब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सही हो गया. क्योंकि सभी आइसोटोप्स के, अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तो तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, तो तीनों को एक ही प्लेस मिलेगा, तीनों को अलग अलग प्लेस नहीं मिलेगा, है ना. ऑक्सीजन के जितने भी आइसोटोप है सभी को एक प्लेस मिलेगा. क्लोरीन के जितने आइसोटोप है सभी को एक प्लेस मिलेगा. तो ये डिमेरिट उनकी खत्म हो गई इससे. दूसरी बात क्या थी, उन्होंने जो 3 जगह गलतियां कर दी थी. मैंने बताया था आपको कि आर्गन को पहले प्लेस किया था पोटेशियम से, है ना, क्योंकि एटॉमिक मास के ऑर्डर में ये पैटर्न गलत थे तीनों. लेकिन एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है. सही हो गया, है ना. कोबाल्ट का 27 होता है, निकल का 28 होता है, वो भी सही हो गया. टेल्यूरियम आयोडीन भी सही हो गया. तो जितने एटॉमिक मास में गड़बड़ियां थी उन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब अरेंज किया तो वो गड़बड़ियां ठीक हो गई. लेकिन और सारे ड्रॉबैक, जैसे प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, अभी भी 2 जगह पे रखा है हाइड्रोजन को, है ना. लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज को अलग प्लेस किया, अभी भी प्लेस किया है. मेटल्स और नॉन मेटल्स में कोई सेपरेशन नहीं दिखता, अभी भी नहीं दिखता है ना. सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ एक ग्रुप में ना रख करके अलग अलग ग्रुप में रखा है, वो अभी भी है. अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया था, वो अभी भी प्लेस किया गया है. तो ये सारे ड्रॉबैक्स बने थे. तो काफी डिस्कवरीज के बाद जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं वो पीरियोडिक टेबल आई, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल. लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसे बोर्स टेबल भी कहते हैं, बोर्स टेबल भी कहा जाता है. इस टेबल को, ये टेबल जो बनाई गई, ये पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई, ये बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मतलब इसी बात को फॉलो करता था. एंड
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसीलिए इसे बोर्स टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने की थी तो वो थे बोर, नील बोर। तो नील बोर ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया था, इसलिए इसे बोर्स टेबल भी कहा गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेस पे ही बनाई गई थी। इस पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिन्हें कहा जाता था ग्रुप्स। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्रुप्स, है ना। और अभी भी इसमें 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है, जिन्हें कहा जाता है पीरियड्स। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम्स में पहले मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 9 वर्टिकल कॉलम थे, 9 ग्रुप थे, ए बी सब ग्रुप में डिवाइड किया, लेकिन इन्होंने ए बी सब ग्रुप में इस टेबल में डिवाइड नहीं किया गया है। 1 से 18 तक ग्रुप है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड विद 18th ग्रुप। ओके, तो ये पहले नोट कर लीजिए इसको। चलिए, और इस पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या थी ये समझते हैं। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, इसमें 4 ब्लॉक है ना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल consist of 4 blocks। पहला ब्लॉक कहलाता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक वो एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं हम लोग एसपीडीएफ में। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी एलिमेंट का करते हैं एसपीडीएफ में, तो अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है वैलेंस शेल के, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एस ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, देन these elements are called s block elements. We know about s block, s orbital, s subshell. S subshell contains maximum number of 2 electrons. S subshell में maximum 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। भाई s subshell है तो एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो s block consists of only 2 groups। 18 ग्रुप मैंने बताया आपको। 18 ग्रुप में से जो फर्स्ट ग्रुप है एंड सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप is called alkali metals because their oxides and hydroxides are basic in nature, and second group is known as alkaline earth metal because their oxides are also basic in nature, है ना। तो s ब्लॉक में 2 ही ग्रुप है because s orbital consists of only 2 electrons, है ना। so s block consists of 2 groups, first group and second group, alkali metals and alkaline earth metals। okay, तो देखिए the elements whose last electron enter into s orbital of valence shell are called s block elements। s block elements, since s orbital contains maximum number of 2 electrons, so s block
consist of two groups. Group 1, okay, group 1, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francesium. Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francesium. These are called alkali metals. What called? Alkali metals, because their oxides and hydroxides are basic in nature. अच्छा, एक चीज आपको बता दें, हम यहां पे क्लियर होना चाहिए, बेस और एल्कलीज वो हैं, वो बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि सारे बेसेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। जो बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं है वो बेस कह सकते हैं उनको, लेकिन एल्कलीज नहीं कह सकते। क्लियर होना चाहिए ये बात। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड बेसिक भी होते हैं और साथ ही साथ ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड वाटर में सोल्यूबल भी होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ओके, एंड ग्रुप 2, इनका जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज NS1। N रिप्रेजेंट्स वैलेंस शेल, वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, किसमें? एल्कली मेटल्स में। एंड नेक्स्ट वन इज ग्रुप 2, alkaline earth metals, because their oxides are also alkaline in nature। सभी वाटर सोल्यूबल नहीं होते, ध्यान रखना, कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, और लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक configuration is NS2। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये बात हुई एस ब्लॉक की। दूसरे पे आते हैं। दूसरा है पी ब्लॉक, बिल्कुल एस ब्लॉक की तरह। एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल के पी ऑर्बिटल में जाएगा तो उसे पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। उसी तरह एस ब्लॉक की तरह पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स। ओके, द एलिमेंट्स whose last electron enter into p orbital of valence shell are called
p block elements. p block elements. Since p subshell contains maximum number of 6 electrons, so p block consists of 6 groups. Group number 13, group number 14, group number 15, group number 16, group number 17 and group number 18. नोट करिए. ग्रुप 13 में जो एलिमेंट्स हैं, है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम एंड नीहोरियम, ये 7th पीरियड का एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट है. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोवियम, है ना, फ्लेरोवियम. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मॉस्कोवियम, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम. इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और ऑर्गेनेसन, टिनेसिन होता है, टीएस. ऑर्गेनेशन इसमें आता है 18 ग्रुप में. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनेसन, ओजी. ये वाले जो है, ये लास्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं. ठीक है. इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं, या हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दें. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. देखिए, पी ब्लॉक तब शुरू हुआ जब एस ब्लॉक पूरा भर गया. तो एस ब्लॉक पूरा भर चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में जा चुके हैं. तो इसमें जो है NS2 सब में रहेगा. ये NP1 है तो 13 ग्रुप है. NS2 NP2 है तो 14 ग्रुप है. NS2 NP3 है तो 15 ग्रुप है. NS2 NP4 है तो 16 ग्रुप है. NS2 NP5 है तो 17 ग्रुप है. और NS2 NP6 है तो 18 ग्रुप है. इसको जो है बोरॉन फैमिली कहा जाता है. इसको कार्बन फैमिली कहा जाता है. इसको
निक्टोजेंस कहा जाता है। अभी बता रहा हूं निक्टोजेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं अगर उसमें आप इनहेल करेंगे तो आपको सफोकेशन फील होगा, आपको थोड़ा सा घुटन जैसी महसूस होगी, तो इसीलिए निक्टोजेंस का मतलब होता है सफोकेशन। तो इसलिए सफोकेशन इनके कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं, इसीलिए इनको निक्टोजेंस कहा जाता है। 16 ग्रुप को कैल्कोजेंस कहा जाता है। कैल्कोजेंस इसलिए कहा जाता है, कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। ज्यादातर मेटल्स के जो ओर्स होते हैं, ओर्स है ना, वो ऑक्साइड या सल्फाइड होते हैं, तो इसलिए ये ओर फॉर्मिंग ग्रुप है, इसलिए वो कैल्कोजेंस कहते हैं। ग्रुप 17 को हेलोजेंस कहते हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे। हेलोजेंस कहा जाता है ना, क्योंकि ये सी सॉल्ट है ना, समुद्री सॉल्ट, सी सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ज्यादातर जो सी सॉल्ट होते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब होते हैं। और ये नोबल गैसेस है ना, बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट। जीरो ग्रुप में इनको रखा गया था, तो 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। नोट करिए इसको पूरा कंप्लीट, फिर आगे आते हैं डी ब्लॉक पे। चलिए, तो पी ब्लॉक हो गया। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कलेक्टिवली नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ये आप अपनी जानकारी के लिए ध्यान रखिए कि अगर नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात होती है, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो आपको एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बताया जा रहा है। आइए बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक वैसे ही अभी तक देखिए एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में क्या था कि एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के एस या पी ऑर्बिटल में जाता था, लेकिन डी ब्लॉक में क्या है, वैलेंस शेल लास्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का वैलेंस शेल में नहीं जाता बल्कि पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, सेकेंड लास्ट शेल। जैसे वैलेंस शेल किसको कहते हैं, लास्ट शेल को, तो लास्ट शेल के अंदर वाले शेल को पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। तो अगर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जाता है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब डी सबशेल की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल होते कुल कितने हैं, 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10। तो इसलिए इस ब्लॉक में 10 ग्रुप है। भाई देखिए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक हो गया, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक पी ब्लॉक हो गया, बीच के 10 ग्रुप बचे ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक। ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, द एलिमेंट्स whose last electron enter into d orbital of penultimate shell. D orbital of penultimate shell are called D block elements. D block elements. Since D subshell contains maximum number of 10 electrons, so D block consists of 10 groups, that is group
3 to 12, group 3 to group 12. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS. देखिए अब इसमें एक्सेप्शन भी है डी ब्लॉक में, तो याद करिए जब एक्सेप्शन वाला केस हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो हमने आपको बताया था कि s वैलेंस शेल का के s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है उसके हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड को कंप्लीट करने के लिए, और पैलेडियम में s के दोनों इलेक्ट्रॉन d में चले जाते हैं। तो इसका मतलब कि वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन, भाई जो एक्सेप्शनल है पैलेडियम है तो उसमें s में 0 इलेक्ट्रॉन होगा, और कोई एक्सेप्शन है तो ns में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और नॉर्मल एलिमेंट है एक्सेप्शनल नहीं है तो ns में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और पेनल्टीमेट शेल मतलब n-1 कि d ऑर्बिटल में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक रेगुलरली इंटर करते हैं। थर्ड ग्रुप है तो 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है तो 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, फिफ्थ के लिए 3, इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते 12th ग्रुप में आएंगे तो पूरे 10 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं? इसी वजह से कहते हैं बिकॉज इसके पेनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है। ट्रांजिशन मेटल्स का डेफिनेशन ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके या तो ग्राउंड स्टेट में या उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में या उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पेनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल, ग्राउंड स्टेट में या उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पेनल्टीमेट शेल का डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से देखें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स are called transition metals, that is the elements which contain partially filled d orbital either in ground state or in common ऑक्सीडेशन स्टेट। है ना, जैसे कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लीजिए, लेकिन देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी और एक और आएगा कॉपरनीशियम, ये जो है दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट transition metal, because they contain fully filled n-1d orbitals in ground state and in common oxidation state। ठीक है, इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम को डी ब्लॉक एलिमेंट तो कह सकते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं है, नॉट ट्रांजिशन मेटल। ओके, समझ में आ गई बेटा सबको? तो ये हुआ बात डी ब्लॉक की और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की।
आइए अब डिस्कशन करते हैं, पहले नोट कर लीजिए इसको, डिस्कशन करते हैं एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक मैं इसी में थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहा हूं, है ना। एफ ब्लॉक, द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल ऑफ नॉट पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल तो सेकेंड लास्ट शेल होता है, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल में एंटर करते हैं। एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब थर्ड लास्ट, मतलब लास्ट शेल के अंदर पेनल्टीमेट शेल, उसके अंदर एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो जो लैंथेनाइट सीरीज है और एक्टिनाइट सीरीज है, उन्हीं को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। दिस ब्लॉक consist of two series of elements. Number one, 4F series or lanthanide series, 4F series और lanthanide series। 4F सीरीज या लैंथेनाइट सीरीज में 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है। 57 के बाद, लैंथेनम के बाद है, इसलिए लैंथेनाइट सीरीज नाम दिया गया है ना। और एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 58 टू 71 तक, 58 टू 71 तक, है ना। इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। रेयर अर्थ मेटल्स, और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 N-1, D में 0 से 1 और N-2 F में 1 से 14। N-1 अब नहीं लिखेंगे क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया कौन सा शेल है, तो हम आपको शेल नंबर बता दे रहे हैं। 6s2, 5d एंड 4f, है ना। और इसी तरह दूसरा 5f सीरीज, या इसको एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं। आफ्टर एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 89, एक्टिनियम के बाद है इसलिए नाम भी दिया गया इसको एक्टिनाइड, है ना। और इसका एलिमेंट है 90 से लेकर के 103 तक, है ना। इनको, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, है ना। इसमें पहले देखिए थोरियम पहला एलिमेंट है, प्रोएक्टिनियम, प्रोटैक्टिनियम, है ना, और यूरेनियम, ये नेचुरल रेडियो एक्टिव है, नेचुरल रेडियो एक्टिव हैं। और बाकी रिमेनिंग 11 एलिमेंट्स, भाई 3 ही हो गए, 11 बचे, ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। रेडियो एक्टिव है और यूरेनियम के बाद आते हैं, इसीलिए इनको पोस्ट यूरेनिक या ट्रांस
यूरेनिक कहा जाता है। ठीक है, नोट करिए इसको। आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, है ना। अभी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पीरियड्स की प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जनरल बातें हैं, है ना। उन सब चीजों पे किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस किया जाएगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इन सब चीजों को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में हम लोग जो है नया टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोस के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।